बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मियां नवीद हाज़िर है। नाज़रीन, एक बहुत बड़ा स्कैंडल, करप्शन का स्कैंडल, आज तक अगर करप्शन के हवाले से बात करें तो ये करप्शन का सिलसिला बढ़ता जा रहा है, इसमें कमी दिखाई नहीं देती। और ये वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो हर दौरे हुकूमत में जो है वो हर सीट पर लग जाते हैं, और जब करप्शन के केसेस बनते हैं तो इनके खिलाफ साबित होने के बावजूद कोई एक्शन नहीं लेता और ये फिर भी बच जाते हैं। आज भी एक ऐसे ही दास्तान बयान करेंगे। एक बड़ा करप्शन स्कैंडल फ़नी तलीम बोर्ड पंजाब के हवाले से मेरे पास है और हैरानकुन इंकशाफात हैं। बड़े पैमाने पर करप्शन की गई और करप्शन करने वाला कौन था और कैसे ये सारा मामला हुआ, और अब तो ये मामला साबित हो चुका है। आज तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके सामने रखेंगे और फ़नी तलीमी बोर्ड शायद इस वक्त करप्शन का गढ़ बन चुका है। इससे पहले भी ये करप्शन का गढ़, कई मरतबा इसके ऊपर बड़े बड़े स्कैंडल स्टोरीज आई, लेकिन कभी इसके ऊपर कोई इतना एक्शन नहीं हुआ। क्यों पंजाब हुकूमत खामोश है? आज इस मामले के ऊपर बात करते हैं। बात करेंगे यहाँ पर इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करने वाले साहब चेयरमैन नाज़र खान नियाज़ी साहब, जो कि चेयरमैन इस वक्त साबका चेयरमैन है, लेकिन आजकल वो टेप्टा के जीएम हैं, अभी भी एक बड़ी सीट पर लगे हुए हैं, लेकिन जो पिछली सीट पर मसरूफ़ लगे थे वहाँ पर उनकी जो दास्तां हैं वो आज आपको सुनाते हैं। ये वो स्टोरी है, ये वो दस्तावेज़ात हैं जो कि आपको सब कुछ पता चलेगा कि कैसे अवाम का पैसा लूटा गया और कैसे जो है वो मज़े किए गए, कैसे इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया गया। और अब तहकीकात मुकम्मल हो चुकी है, इंक्वायरी मुकम्मल हो चुकी है। इस पूरे मामले के ऊपर सेक्रेटरी इंडस्ट्री ने इस मामले की तहकीकात करवाई और जब इंक्वायरी, इस वक्त मैं आपको बताता चलूँ कि इंक्वायरी मुकम्मल हो चुकी है। मामला क्या है ये भी आपको बताएंगे और इसमें दरख्वास्त गुजार कौन था इसके ऊपर भी हम आपके उनके साथ भी बात करेंगे। ये सारा मामला क्या है। सबसे पहले जो है वो इब्न अशरफ साहब सीनियर सहाफ़ी हैं और एजुकेशन की बात करें या फिर हेल्थ की बात करें तो हमेशा इनके साथ बात की जाती है, उनकी बड़ी ग्रिप है और ये बड़े बड़े स्कैंडल्स के ऊपर भी इस तरह की स्टोरीज भी निकालते हैं। और मेरे साथ मौजूद होंगे साथ सीनियर नायब सदर एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन मोहम्मद वकास साहब भी होंगे। वो इस पूरे मामले के ऊपर उन्होंने दरख्वास्त दी थी, उनसे पूछेंगे, उनसे भी सवाल करेंगे। इब्न अशरफ साहब, स्कैंडल क्या है? नाज़र खान नियाज़ी साहब, साबिक चेयरमैन फ़नी तलीमी बोर्ड, आजकल टेप्टा के जीएम हैं। इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल में क्या क्या आता है, क्या क्या इन्होंने किया है, इंक्वायरी रिपोर्ट कैसे इंक्वायरी लगी, क्या हुआ सर, आप कुछ बताएंगे आप? मियाँ साहब बहुत शुक्रिया। सिर्फ इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल नहीं है, मुबैना करप्शन है, यहाँ पर अकरबा परवरी है, इसके अलावा मन चाहे लोगों को लगाना है। आगाज़ यहीं से करते हैं मियाँ साहब कि सबसे पहले फ़नी तालीमी बोर्ड में जो है वो आके चेयरमैन एक बोर्ड जो है वो तकवीज़ देता है। अच्छा, ये बता दें कि ये फ़नी तालीमी बोर्ड में कब चेयरमैन लगे थे, कब का ये टन्योर था, ताकि पता लगे कि लोगों को किस दौरे हुकूमत में ये करप्शन हुई है। मियाँ साहब, ये साबका दौरे हुकूमत में ये करप्शन हुई है जिसमें इमरान खान बुज़दार वज़ीर आला थे। लगवाया किसने था ये भी बता दें, कौन मैं आपको बता देता हूँ जी। बिल्कुल इनको लगवाने वाले थे मियाँ असलम इकबाल, जो आजकल खुद मफरूर हैं और जो है वो 9 मई के वाक़यात में मतलूब भी हैं। उन्होंने जो है वो इनको मुबैना तौर पर भारी रिश्वत देकर लगवाया, क्योंकि इनका जैसा कि आपने नाम बताया नाज़र खान नियाज़ी, तो मेरे सोर्सेज ये कन्फर्म भी कर रहे हैं कि ये इमरान खान के रिश्तेदार थे। उस प्रेशर के बाद जो है वो इनको फ़नी तलीमी बोर्ड का जो है वो चेयरमैन लगाया गया, नंबर 1। नंबर 2 मियाँ साहब, जब ये चेयरमैन लगे तो इन्होंने चेयरमैन लग के एक अपने नीचे एक बोर्ड पूरा तरतीब देना होता है जिसमें 11 लोग होते हैं। 11 लोगों की मुशावरत से तमाम तर मामला चलते हैं। जब 11 लोगों को तकवीज़ किया जाना था तो उसके बाद जो है वो उन्होंने बाकायदा काम का आगाज़ करना था। इन्होंने 7 वो लोग सिर्फ उस बोर्ड में रखे जो ना सिर्फ इनके जूनियर थे बल्कि जो है वो इनसे हर तरह के जो है वो, यहाँ पर एक वाज़ह कर दें कि बोर्ड के टोटल मेंबर्स कितने होते हैं? 11 लोगों को जो है वो फ़नी तालीमी बोर्ड के अंदर रखना होता है, जिनकी मुशावरत से पूरा बोर्ड चलता है, उनके तमाम तर मामला चलते हैं। इन्होंने 7 लोगों को रखा। 7 लोगों को रख के जो है वो उन्होंने यहाँ पर करप्शन का आगाज़ किया। और ये 7 के साथ कौन लोग थे मियाँ साहब? वो लोग थे जो कि ना सिर्फ इनके इन्फ्लुएंस में थे बल्कि इनको लाया गया जब इनकी नाज़र खान नियाज़ी की वहाँ पर अपॉइंटमेंट हुई। ये जैसे आपने तारीख पूछी है तो तारीख में आपको बताता चलूँ मियाँ साहब, 27 जून 2019 से टन्योर इनका शुरू हुआ और आज 2025 में चंद दिन पहले, 15 दिन पहले इनकी इंक्वायरी मुकम्मल हुई है और इंक्वायरी में सब कुछ साबित हो चुका है। इंक्वायरी मुकम्मल हो गई है, शुक्र करते हैं। ये तो यहाँ पर पेंडिंग हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। इंक्वायरी ना सिर्फ मुकम्मल हुई है बल्कि उन्होंने इंक्वायरी में तमाम तर जो इल्जामात जो हम जिस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे वो साबित हो चुके हैं कि इन्होंने करोड़ों रुपए के पर्क्स और प्रिविलेजेस लिए और ना सिर्फ लिए बल्कि वो नाजायज लिए और खुद भी लिए और अपने जो इनके नीचे जो 7 लोगों का बोर्ड था उनको भी गाहे बगाहे नवाजते रहे ताकि वो इस तमाम तर मामले में
चुप रहे। अब जो है वो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं कि जब जो है वो इनको लगाया गया तो मियां साहब इनमें सबसे बड़ी बात ये थी कि इन्होंने एक चेयरमैन अलाउंस लिया, अपनी तनख्वाह जो रखी, एक बेसिक तनख्वाह थी तकरीबन वो 1,58,000 60,000 बनती है। चेयरमैन अलाउंस ये क्या है मियां साहब? मैंने तो इसका कभी नाम नहीं सुना, चेयरमैन अलाउंस क्या होता है? मियां साहब चेयरमैन ये खुद थे, इन्होंने एक अलाउंस खुद को दिया। चेयरमैन अपनी यानी खुद ही अथॉरिटी है और खुद ही कहा कि ये अलाउंस मुझे देना है और अप्रूवल करा रही, ये अप्रूवल करा ली। तो फनी तलीमी बोर्ड का जो बोर्ड है वो क्या वो आंधा था? वो 7 लोग हैं, वो 7 लोग हैं जो कि इनको मैंने बताया कि इन्फ्लुएंस में थे, जो इनकी हर बात मानते थे। यानी इनके अपने थे वो। इन्होंने जो है वो घर में ही सारी दाल बांट रखी थी और एक दूसरे से जो है वो मुशावरत करके पैसों की तकसीम कर लेते थे। लेकिन ये सिर्फ एक चेयरमैन अलाउंस की बात नहीं है, इसमें मियां साहब लीव इनकैशमेंट है, इसमें लेट सिटिंग है, इसमें PSDA लिया गया है, स्किल डेवलपमेंट का जो अलाउंस था, इसमें हाउस रेंट लिया गया है, वो जरूरत से ज्यादा लिया गया, इसमें जो है वो उन्होंने मेडिकल लिया, वो जो है वो 50% लिया, जो कि सिर्फ 45% अप्रूव था। 40 से 45% आप ले सकते हैं। 5 साल तक वो हेल्थ अलाउंस अपना लेते रहे, जिसकी मालियत तकरीबन 1 करोड़ रुपया बनती है। नहीं इब्न अली अशरफ साहब, एक तरफ तो हुकूमत जो है वो आपको पता है कि तनख्वाहों पेंशन खत्म कर रही है और जो है वो अलाउंसेज का खात्मा कर रही है। पंजाब गवर्नमेंट ने कई अलाउंसेज इस हवाले से खत्म किए हैं क्योंकि फाइनेंशियल सूरत आपके सामने, तो लेकिन ये मसूफ जो है वो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए जो है वो अलाउंसेज लेते रहे। मियां साहब फनी तालीमी बोर्ड का एक मसला शुरू से ये रहा है कि ये शायद शुरू से ही तमाम गवर्नमेंट्स में नेग्लेक्टेड रहा है, लेकिन जिस तरह नाज़र खान न्याजी जैसे लोग जो कि करप्शन में मुलविस थे, उन्होंने इस तमाम तर सीट का फ़ायदा उठाया है। देखें बजट इसका मौजूद है, इसमें आने वाले लोग मौजूद हैं, लोग पढ़ते हैं, यहाँ से तालीम हासिल करते हैं और फ़नी तालीमी बोर्ड से तालीम हासिल करके जो है वो हमारे मिडल ईस्ट में बहुत सारे लोग ये जॉब्स कर रहे हैं, टेक्निकल जॉब्स कर रहे हैं। अब इशू ये है कि यहाँ पर इनको पूछने वाला ही कोई नहीं था, क्योंकि इनके साथ जितने भी इनके हरकारे थे वो 7 बोर्ड के मेंबर्स वो इनके साथ मिले हुए थे। अच्छा, अब जो इंक्वायरी का हुक्म हुआ, जैसे आपने बताया कि आसिफ अली फरक साहब जो कि DG थे उसके इंडस्ट्री के, उन्होंने जब इंक्वायरी का आगाज किया तो इंक्वायरी के आगाज के दौरान इससे पहले 3 इंक्वायरी ऑफिसर चेंज हो चुके थे। जब भी इंक्वायरी शुरू होती थी ये अदम एतमाद कर देते थे ऑफिसर पर, वो इंक्वायरी चेंज हो जाती थी। आखिरकार इन्होंने आखिरी इंक्वायरी ऑफिसर जो कि DG इंडस्ट्री थे उन पर एतमाद का इजहार किया। उन पर एतमाद का इजहार करने के बाद जब इंक्वायरी का आगाज हुआ तो उन्होंने आखिर तक एक रिपोर्ट मुरतब की, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो इन्होंने 8-10 फायदे लिए हैं, जिसकी माहाना तनख्वाह मियां साहब 9 लाख तकरीबन 10 लाख रुपया बनती है, 9 लाख कुछ हज़ार रुपए 90,000 रुपए बनती है, तकरीबन 10 लाख रुपया इन्होंने हर माह लिया। इनकी असल तनख्वाह अलाउंसेस डाल के तकरीबन 2.5 से 3 लाख तक जानी चाहिए थी, मैक्सिमम 4 लाख तक चली जाती। इन्होंने हर महीने 10 लाख रुपया लिया, ना सिर्फ 10 लाख रुपया लिया बल्कि वो तमाम जो प्रिविलेजेस वहां पर यूज की उनको एक्स्ट्रा मद में डाल के उनके फायदे लेते रहे। तो अब फनी तालीमी बोर्ड को हर साल इतना नुकसान हुआ है। अब जाके रिपोर्ट कंपाइल हुई है, रिपोर्ट में ये वाशगाफ अल्फाज में लिखा गया है कि इन्होंने 5-6 साल तो लग गए हैं इस रिपोर्ट को इंक्वायरी सामने आते हैं। और मजे की बात यह है कि जब ये रिपोर्ट मुरतब हो गई, रिपोर्ट मुरतब होने के बाद मियां साहब ये भेज दी गई है चेयरमैन टेफ्टा को, जो कि इस वक्त ब्रिगेडियर हैं, और आपने अपने इंट्रो में बताया कि ये मौसूफ खुद GM टेफ्टा के तौर पर, क्या बात है, अभी भी GM टेफ्टा लगे हुए हैं, GM टेफ्टा की सीट पर काम कर रहे हैं। यानी हर दौरे हुकूमत में जो है वो हर सीट पे लगना, मजे लूटना, ये ब्यूरोक्रेसी कर सकती है मियां साहब। सियासतदानों पे तो इल्जामात लगते हैं, दीगर लोगों पे इल्जामात लगते हैं जो सियासत में मतलब काम कर रहे होते हैं, लेकिन जो है वो अब GM टेफ्टा है, मौजूदा इनकी सीट ये है और GM टेफ्टा के तौर पे काम कर रहे हैं और GM टेफ्टा की इंक्वायरी करनी है। इस इंक्वायरी पर उनको सजा देनी है चेयरमैन टेफ्टा ने, तो इंक्वायरी उनकी टेबल पे पहुंच चुकी है। अब देखना यह है कि चेयरमैन टेफ्टा जो कि एक अपराइट आदमी है, जो कि एक ईमानदार आदमी है, रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं, उन्होंने जो है वो ना सिर्फ इसको सजा देनी है बल्कि सीट से उतारकर इनसे वो करोड़ों रुपए की रिकवरी करनी है जो इन्होंने 5 से 7 साल में जो अपने टर्न्योर में, जो कि 2019 में शुरू हुआ था, तहरीक इंसाफ के दौर में शुरू हुआ था, तो उससे लेके जो इन्होंने करप्शन की है उसकी रिकवरी डालनी है और वो करोड़ों रुपया रिकवरी बनती है मियां साहब। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात ये कि जैसे कि गवर्नमेंट्स में और तमाम जगहों पे ये मौजूद है कि असासे जो हैं वो चेक किए जाने चाहिए गवर्नमेंट मुलाजमीन के। तो इन्होंने जैसे ही ये सीट का जो है वो चार्ज लिया था, उसके बाद इन्होंने एक निजी सोसाइटी में तकरीबन 10 से 12 करोड़ रुपए का एक बंगला खरीदा है, ठीक है जी, और वो पैसे हैं। और इसमें मुबैना करप्शन की एक लंबी दास्तान है जो कि हम आपको गाहे बताते रहेंगे। अभी नाज़र खान न्याजी साहब की शख्सियत पर के जो पर्दे हम चाक कर रहे हैं उस पर मैं आपको बताता चलूं कि इन्होंने जहां जहां करप्शन की उसमें जो है वो गैर मुल्की दौरे शामिल हैं। ये सरकारी मुलाजम होने के बावजूद बगैर NOC के बगैर मुल्की दौरे करते रहे। अच्छा, इसके ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ मोहम्मद वकास शेख साहब हैं, गालिबन इन्होंने ये वेलफेयर जो एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन है फनी तलीमी बोर्ड की, ये उसके सीनियर नायब सदर हैं
और इन्होंने हमें टाइम दिया है। इन्होंने गालिबन इस मामले के ऊपर दरख्वास्त दी थी और वकास साहब से बात कर लेते हैं। मोहम्मद वकास शेख साहब, बताइएगा कि आपने ये दरख्वास्त दी थी, आपको पता था कि ये तमाम एविडेंस हैं और आप क्या आपको खौफ नहीं आया कि अगर आप साबित ना कर सके तो आपके खिलाफ भी इंक्वायरी हो सकती थी? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम सलाम। आपका मुझे अचानक फ़ोन आ गया है। मैं ना इस वक्त PIC में हूँ। वो मेरी मिसेज का वो एंजियोग्राफी थी, तो वो खैर अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे जी। रिपोर्ट भी अच्छी ठीक आ गई है। तो आपका अचानक कॉल आती मुझे। हाँ, पिछले तनूर में ना मैं सीनियर नायब सदर था और उधर सदर थे मलिक इलियास साहब। हमने जी। शिकायत की थी इनकी। अभी मैं माशाल्लाह सदर हूँ। इस दफ़ा दोबारा इलेक्शन हुए हैं तो मैं सदर हूँ। आप सदर हैं आप, बिल्कुल ठीक। उस वक्त नायब सदर, सीनियर नायब सदर थे उस वक्त सीनियर आप। नायब सदर था। अच्छा, मामला ये है कि इतनी माली बेज़ाब्तियाँ वो साहब का चेयरमैन साहब इतनी दिलेरी से कर रहे थे और वो बंदा जो है ना तंग रह जाता है। क्योंकि फिर हमने एप्लीकेशन अल्लाह का नाम लेके दे दी, क्योंकि आप कह रहे हैं कि डर नहीं लगता, सबसे ज़्यादा तो अल्लाह से डरना चाहिए। तो फिर अल्लाह का नाम लेके फिर हमने एप्लीकेशन दी, एलिगेशन लगाए और अल्लाह का शुक्र है कि उसकी रिपोर्ट भी आ गई थी, हमें मिली नहीं है। तो हमने उसकी रिक्वेस्ट की हुई है इदारे को, वो मिल जाएगी इंशाल्लाह। और उसमें फिर हमारे में यही बात आई है कि एलिगेशन जो हमारे साबित हो गए हैं और इसमें करोड़ों की जो करप्शन उन्होंने की है ना, उसकी रिकवरी जो है वो उनको पड़ेगी इंशाल्लाह। तो आप आज भी समझते हैं कि इस दरख्वास्त के ऊपर आप कायम हैं? आप समझते हैं कि जी आपने एप्लीकेशन दी है और आप खड़े हैं इस एप्लीकेशन के ऊपर? अल्लाह के फजल करम से खड़े हैं जी। अल्लाह की तौफीक से अल्लाह मुझे हिम्मत इस्तकामत दे और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। और फिर क्योंकि बात यह है कि अगर इसको बीच में छोड़ देंगे तो आने वाले वक्त में हमारे इदारे को और नुकसान होगा। अगर किसी बंदे को सबक मिलेगा कि वो करप्शन करता है, उसको सजा मिली है और रिकवरी हुई है, तो फिर ही कोई बेहतरी की तरफ मामला जाएंगे दफ्तर के, हमारे मुआशरे के। बिल्कुल ठीक है। वकास शेख साहब, पर्पज़ क्या था? आप इस तरह इतना बड़ा एलिगेशन आपने एविडेंस के साथ, ज़ाहिर आप भी इंक्वायरी में पेश होते रहे होंगे, तो क्या पर्पज़ क्या था कि इतना बड़ा एप्लीकेशन देनी, इसके पीछे क्या? असल में ऐसा है, देखिए हमारा इदारा है, यहाँ पर तकरीबन 300-350 बंदा काम करता है। हमारे जो ख़ानदान है इससे तकरीबन एलो याद मिला के 3000 अफराद जुड़े हैं इस इदारे से। और इस इदारे से हम अपने बच्चों की एजुकेशन, हमारी सेहत, हमारे जो माशी मामला चलते हैं और अपने घर को उजड़ता लुटता कोई नहीं देख सकता, कोई गैरतमंद हया वाला बंदा नहीं देख सकता। और फिर हमारी देखिए ना, मैं यूनियन एसोसिएशन का जो हूँ वो जिम्मेदार मेंबर हूँ। फिर मेरी जिम्मेदारी है कि लोगों ने मुझे वोट दिए, तो फिर मुझे अगर कहीं करप्शन होगी तो उस इशू को हाईलाइट तो करूंगा, अथॉरिटी को बताऊंगा। तो बेशक इसके मेरे जेहन में, जैसे आपने सवाल किया कि आपने जुर्रत की या डर खौफ नहीं था, डर खौफ था, होता है। लेकिन ये है कि ये भी उम्मीद थी कि अल्लाह ताला मेरे साथ है और अल्लाह मदद करेगा। मैं अच्छे काम के लिए निकल रहा हूँ। तो मैं और मलिक साहब, आप कहते हैं कि दायरे की बेहतरी के लिए ये आपने सारा एप्लीकेशन दी, दायरे की बेहतरी के लिए? बेहतरी के लिए किया जी। फिर हमें बड़ा प्रेशर था, हमें काफ़ी फ़ोन कॉल्स आती थी बड़े बड़े लोगों की कि आप इस काम से पीछे हट जाएं, ठीक है, आपके नताइज अच्छे नहीं होंगे, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। हमने कहा जैसे मर्जी हो जाए, अल्लाह की रहमत से हम आ गए, अब इसको साबित करके रहेंगे। हमने इंक्वायरी ऑफिसर्स को कहा था कि अगर हम साबित ना कर सके तो आप जो मर्जी सजा हमें दे दीजिएगा। अथॉरिटी को हमने कहा था। अथॉरिटी का भी शुक्रिया मैं करूंगा कि चलो उन्होंने इंक्वायरी लगवाई। नहीं, वो बार बार इंक्वायरी फीसर जो थे, जो इंक्वायरी कमेटी बनती थी, उसके ऊपर अदम एतमाद का इज़हार कर दिया जाता था। तो आप उस वक्त आपके माइंड में फिर क्या था कि 1 2 3 मरतबा तो ऐसा हुआ? असल में ऐसा था कि हम सोचते थे कि ये बंदा जो है ना अपनी मर्जी से लगवाना चाह रहा है। जिसके ऊपर भी इल्जाम होते हैं वो कोशिश करता है कि बंदा मेरी मर्जी से लग जाए, ठीक है ना। लेकिन हमें अल्लाह के डर उम्मीद थी कि कोई बंदा भी लग जाए। जितनी ये माली बेज़ाब्तियां उन्होंने अंधाधुंध की हुई थी, इसको साबित करना जो था ना, वो हमें लग रहा था कि अल्लाह के डर उम्मीद थी कि हम इसको साबित कर देंगे। और अल्लाह ने फिर हमारी मदद की और हम साबित कर गए इंशाअल्लाह। तो फिर तो आप इस वक्त जो है वो कामयाब हुए ना इस पूरे मामले के ऊपर, और आपने कंटिन्यू स्ट्रगल की इस मामले के ऊपर, एविडेंस दिए, ये कोई छोटी बात तो नहीं है।
अल्लाह ने कामयाब किया जी। तमाम कामयाबियाँ अल्लाह की तरफ से आती हैं और हम मामला भी अल्लाह की तरफ लौटाते हैं। और इंशाअल्लाह ताला कोई भी आने वाले वक्त में भी कोई इश्यूज होंगे वो हम अथॉरिटी को हाईलाइट करते रहेंगे इंशाअल्लाह। और फिर वो इदारे की जो है वो बेहतरी के लिए टूटी फूटी जो काविश है उसको जारी रखेंगे। और दूसरी बात ये है कि और लोगों को भी, जैसे आपने मुझे कहा कि डरने की क्या बात होती है, जब अल्लाह ने हमारी जिम्मेदारी लगाई है, हम इलेक्शन में आते हैं, हम उसको विन करते हैं, लोग हमें वोट देते हैं, तो फिर हमारा काम भी बनता है कि फिर हम जो है वो थोड़ी सी जुर्रत करें और अल्लाह की मदद मांगें और फिर वो डट जाएं जुर्रत के साथ। तो बहरहाल अल्लाह की बड़ी मेहरबानी, मैं अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूँ। और फिर वो अथॉरिटी का भी शुक्रगुजार हूँ कि उसने जो हमने कंप्लेंट की थी उस पर इंक्वायरी लगवाई, फिर आगे काम चला। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जो रेगुलर इंक्वायरी होगी उसमें हम अल्लाह फिर हमें कामयाब करेगा, मैं बहुत पुरुमीद हूँ। नाज़रीन एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और उसके बाद दोबारा वापस आते हैं। वेलकम बैक। नाज़रीन एक बड़ा स्कैंडल, करप्शन का बड़ा स्कैंडल, अब देखते हैं कि इसके ऊपर कोई कार्रवाई होती है या नहीं। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। अली अशरफ साहब, इस वक्त जो इंक्वायरी है, ज़राए से रिपोर्ट जो आपने निकाली है, ये इस वक्त किधर है रिपोर्ट? क्योंकि अभी तो फ़नी तलीमी बोर्ड में ये इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं पहुंची। मियाँ साहब बिल्कुल ये रिपोर्ट मुकम्मल हो चुकी है। इस हवाले से जो है वो हमारे जब ज़राए से बात हुई डीजी इंडस्ट्री के, तो उन्होंने इस बात को कंफर्म किया कि हमने रिपोर्ट को कंक्लूड कर दिया है। उन्होंने हमें एक गैर साइन शुदा कॉपी भी दी जिसमें जो है वो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं और वो सिर्फ उस पर एक साइन होंगे और वो साइन होने के बाद डेफिनेटली अथॉरिटी को भेज दी जाएगी। लेकिन मेरे नाक़िस इल्म के मुताबिक जो है वो ये इंक्वायरी कमेटी की जो रिपोर्ट थी वो चेयरमैन टेवटा को पहुंच चुकी है, उनके पास मौजूद है। अब जो है वो उस पर एक्शन रुकवाने के लिए, जिस तरह वकास साहब बात कर रहे थे कि नाज़र खान न्याज़ी की जानिब से मुख्तलिफ प्रेशर डाले जा रहे हैं, तो नाज़र खान न्याज़ी साहब अब जो है वो कोशिश ये कर रहे हैं, नाकाम कोशिश यकीनन, कि वो जो है वो चेयरमैन टेवटा को भी इस पर जो है वो एक्शन लेने से रोक लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा, इस पर यकीनन एक्शन होगा और एक्शन होना चाहिए, क्योंकि कौमी ख़जाने के करोड़ों रुपए को ये चूना लगा है। और फ़नी तालीमी बोर्ड वो बोर्ड है जिसमें जो है वो गरीब का बच्चा पढ़ने आता है, जिसमें जो है वो टेक्निकल एजुकेशन हासिल करने के लिए वो लोग आते हैं जिन्होंने जो है वो आगे जाके फौरी तौर पे 1-2 साल के डिप्लोमा तालीम हासिल करने के बाद मजदूरी का आगाज़ करना होता है, कहीं जाके जॉब का आगाज़ करना होता है। तो इसलिए इसको इन साहब को जो नाज़र खान न्याज़ी हैं इनको हाएँ लगी हैं उन गरीबों की जिनका इन्होंने करोड़ों रुपया खाया है, नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको यहाँ पर यह बात बताता चलूँ कि जितने भी इल्ज़ामात लगाए गए थे इनको 1 बाय 1 साबित किया गया है और उसको कंक्लूड कर दिया गया है। मैं जैसे कि इंक्वायरी रिपोर्ट के हवाले से आपको बता रहा था कि इन पर पीडा एक्ट के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा जो है वो इनसे ये रिकवरी डाली जाए, ये रिकमेंडेशन है उस इंक्वायरी रिपोर्ट। लेकिन ऐसा होता नहीं है इब्न अली अशरफ साहब। रिकवरी की अगर बात करें तो इंक्वायरी ऑफिसर्स रिकमेंड तो कर देते हैं, लेकिन आज तक कभी किसी से इंक्वायरी के बाद रिकवरी नहीं हुई। मियां साहब चैलेंज देखें वो किया जा सकता है, इस रिपोर्ट को भी मे भी नाज़र खान न्याज़ी अभी इब्तदाई इंक्वायरी है, ये इसके बाद मजीद रेगुलर इंक्वायरी भी रेगुलर इंक्वायरी होगी और इसको चैलेंज कर सकते हैं, वो उनका इस्तेहकाक है, वो इसको चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन मियां साहब मैं बात करने का मकसद चैलेंज करने में फिर अगले 5 साल लग जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, अगले 5 साल लगने के बावजूद वो इस वक्त जीएम टेवटा नहीं, क्या आप समझते हैं कि इन्फ्लुएंस पैदा कर सकते हैं? वो इस वक्त जीएम टेवटा लगे हुए हैं, क्या उनको ओहदे से फौरी तौर पर हटाया नहीं जाना चाहिए? मियां साहब उनको उसी वक्त ओहदे से हटा देना चाहिए था जब पहली दफ़ा मोहम्मद वकास साहब ने और इनके साथियों ने इनके खिलाफ दरखास्त दी थी। इनको हटा के इंक्वायरी का आगाज़ किया जाता और इंक्वायरी शफाफ करके ख़त्म कर दी जाती। 3 तो कमेटियाँ चेंज हो गई, फिर चौथी कमेटी ने जब अल्लाह अल्लाह करके फैसला दिया ही, तो इसके बाद जो है वो अब वो जो रिपोर्ट है वो चेयरमैन टेवटा तक पहुँचेगी, तो उसके बाद यकीनन जो है वो इनके खिलाफ एक बाज़ाब्ता कार्रवाई होगी और इंक्वायरी होगी, इनको इस सीट से हटाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये कि सीट से भी हटाए जाने से भी बड़ी बात मियां साहब ये कि करोड़ों रुपए की रिकवरी ली जाए, कौमी खजाने में गरीब का पैसा वापस किया जाए ताकि वो गरीब आवाम पर लग सके। नंबर 1 ये बात है। तो दूसरा बात ये है कि भी इन्होंने कोई एक चीज भी नहीं छोड़ी, यानी कि जो इस्तेहकाक चेयरमैन फनी तालीमी बोर्ड का था उन्होंने ना सिर्फ इस्तेमाल किया बल्कि उसका बेजा इस्तेमाल करके वहां से करोड़ों रुपया जो है वो अंदर करके जो है वो फनी तालीमी बोर्ड को नुकसान पहुंचाया है। इसमें यह भी है कि एक्स पाकिस्तान लीव नहीं ली गई
और उसके अलावा जो है वो फॉरेन टूर किए गए फ़नी तलीमी बोर्ड के अखराजात से, ये क्या मामला है? सब यही बात मैं बता रहा था कि तमाम इस्तेहकाक अपने इस्तेमाल करते हुए उनका जो है वो बहुत सारे उनमें से पैसे लिए हैं। इसमें 2 बड़े टूर हैं, जिसमें मस्कत जनाब ख़वातीन का मैच देखने गए थे, ये नाज़र खान न्याज़ी साहब उज़्बेकिस्तान गए थे। उसके अलावा जो लोकल टूर हैं उनका भी TADA और उनका भी तमाम चीज़ें उन्होंने वसूल की हैं और ज़्यादा वसूल की हैं, यानी कि एक रिक्वायर्ड है गवर्नमेंट की जानिब से उससे ज़्यादा वसूल की हैं। और उससे भी बड़ा क्राइम जो किया है कि एक्स पाकिस्तान लीव जो सरकारी मुलाजिम को लेनी पड़ती है किसी भी बैरून मुल्क दौरे जाने के लिए, तो उन्होंने वो लीव भी नहीं ली। तो अब ये तमाम तर मामला सामने रखते हुए मेरा ये इस वक्त है कि फौरी तौर पर जो हमारे वज़ीर सनत व तजारत हैं और इस हवाले से जो चौधरी शाफे हुसैन हैं वो इस पर जो है वो ना सिर्फ कार्रवाई करें, बल्कि चौधरी शाफे हुसैन के इल्म में ये बात आनी चाहिए कि एक फ़नी तालीमी बोर्ड का जो चेयरमैन है, साबका चेयरमैन और मौजूदा GM है टेफ्टा का, वो इस कदर अदारे को नुकसान पहुंचा रहा है। तो इन जैसे लोगों को जो है वो फौरी तौर पर लगाम डालने के लिए और कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए, ताकि पीछे आने वाले लोगों को, चेयरमैन्स को, GMs को ये पैगाम जा सके कि सरकारी खजाने को इस तरह नुकसान नहीं पहुंचाना जिस तरह वो पहुंचा रहे हैं। तो इस पर जो है वो फौरी तौर पर एक्शन होना चाहिए। रिपोर्ट मुरतब हो चुकी है, रिपोर्ट टेबल पे आ चुकी है, इनको इनके ओहदे से उतार कर जो है वो करार वाकई सजा देनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, साथ ही रहिएगा। वकास शेख साहब, अभी तो रेगुलर इंक्वायरी का भी बताया जा रहा है, तो उसके ऊपर भी आप पैरवी करेंगे? उसमें भी मजीद 5 साल तो लग सकते हैं। 2019 से अगर बात करें तो 6 साल तकरीबन या 5 साल तो अभी हो चुके हैं जो इब्तदाई इंक्वायरी है, फिर रेगुलर इंक्वायरी होगी। नहीं, आप इतना ना परेशान, 5 साल का तो ना आप कहें। पहले भी डिले हो रही थी ना, तो हमने जाके मतलब अथॉरिटी को कहते थे कि आप लोग फैसला करें, इसको डिले सकते हैं, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह ताला हम 5 साल तो नहीं जाने देते थे, कोशिश करेंगे इसका जल्दी फैसला हो। आप वाली बात बार आप कह रहे हैं कि करोड़ों रुपए जो लूटे गए हैं ना हमारी, उसकी रिकवरी हो तो फिर ही हमारे इदारे को फायदा है ना। और ये फंड दोबारा अकाउंट में सरकारी खजाने में जमा होंगे इंशाल्लाह। जो भी तरीकाकार अथॉरिटी वो करेगी, डिसाइड जैसे भी रिकवरी करती है, वो जो भी इनके इदारे रिकवरी वाले होते हैं तो वो रिकवरी करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया वकास शेख साहब, चूँकि आप को एमरजेंसी में हमने आप दरख्वास्त गुजार थे, आपने जो है वो इस पूरे मामले के ऊपर एप्लीकेशन दी थी। आपसे बात करना बहुत ज़रूरी था कि वाकई ये आपने एप्लीकेशन दी है, कहीं ये फेक मामला तो नहीं। इसी वजह से आपको जो है वो हमने ऑनलाइन इस प्रोग्राम में लिया था। हम जो आपकी वहाँ पे पेशेंट दाखिल है तो उसके लिए जो हम दुआ गो हैं, बहुत शुक्रिया। साथ ही आप इब्नी अली अशरफ साहब, ब्यूरोक्रेसी की अगर बात करें तो ऐसे ही होता है कि यहाँ पर जो है वो ऐसे केसेस आते हैं सामने, लेकिन बदकिस्मती से जो है वो उन पर अमल दरामद नहीं होता। बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स के ख़िलाफ़ इससे पहले भी जो है वो इस तरह के एलिगेशन आए, लेकिन ये इस वक्त साबित हो चुका है। अब आप क्या समझते हैं कि कितना मज़ीद टाइम लगेगा कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो? फौरी तौर पर जो है वो मौजूदा वज़ीर सनत तजारत वो इसके ऊपर एक्शन लें, कम से कम उनको GM टेफ्टा के अहदे से तो हटाएँ। बिल्कुल मियाँ साहब, ऐसे ही है। मैंने जैसे कहा है कि इस वक्त जो है वो चौधरी शाफे हुसैन, जो कि एक बड़े ही वज़ादार और ईमानदारी के लिए मशहूर जाने जाते हैं, उनको फौरी तौर पर इस वक्त एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ब्रिगेडियर साहब के पास ये रिपोर्ट पहुंचेगी जो कि चेयरमैन टेफ्टा हैं, वो अपने GM के खिलाफ कार्रवाई किस तरह कर सकते हैं, ये एक सवालिया निशान मौजूद है। अगर कर जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर सके तो यकीनन जो है वो इसमें वज़ीर मौसूफ को आना चाहिए। चौधरी शाफे हुसैन जो है वो आकर इनके खिलाफ कार्रवाई करें, नंबर 1। नंबर 2, आपने बात की जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है हमारी ब्यूरोक्रेसी की, तो मियाँ साहब ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ जब जब करप्शन के इल्ज़ाम लगे हैं तब वो जो है वो उस तरह निकल जाते हैं जैसे मक्खन से बाल निकल जाता है। मेरी बात सुने, इससे पहले करोड़ों के इल्ज़ामात मौजूद हैं और इस बंदे पे साबित हो चुके हैं। जैसे आपने वकास साहब से सवाल किया कि क्या मजीद 5 साल लग जाएंगे रेगुलर इंक्वायरी के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जब साबित हो गया है जो GM इस हवाले से जो MD थे इंडस्ट्री के, उन्होंने जो है वो इन पर वो की है, इंक्वायरी की है, तो यकीनन उनकी इंक्वायरी को मद्देनज़र रखते हुए इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और कार्रवाई करके इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। और पीडा एक्ट के तहत जो है वो सिफारिशात यही है मियाँ साहब कि इनके खिलाफ जो है वो पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए जो कि सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ होती है, नंबर 1। नंबर 2 जो है वो उनमें सिफारिश उन्होंने ये की है कि इनको फौरी तौर पर रिकवरी डाली जाए जो कि करोड़ों रुपया बनती है। तीसरी सिफारिश ये है कि चेयरमैन से वो इस्तेहकाक वापस लिया जाए जो कि फ़नी तालीमी बोर्ड के चेयरमैन के पास है, कि वो अपनी जो है वो चेयरमैन अलाउंस भी खुद लगा रहा है, अपनी जो है वो इंटरटेनमेंट अलाउंस भी खुद ले रहा है, अपना जो है वो ट्रैवल ये तो नहीं है कि मामला ठप कर दिया जाए। वो फाइनेंस को लिखा गया है
है कि वो फाइनेंस के हाथ में होना चाहिए। ये जो इस तरह इंडिपेंडेंट अदारे चलते हैं उनसे ये इस्तेहकाक वापस लेना चाहिए। और चौथी बात जो आपने की है कि मामला ठप करने की नाज़र खान नियाज़ी की जानिब से भरपूर कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है क्योंकि इस वक्त की मौजूदा जो गवर्नमेंट है, वज़ीर आला पंजाब हैं, उनकी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है करप्शन के हवाले से। तो यकीनन इसको कैफरे किरदार तक वो लाजमी पहुँचाएंगी। और हमारी आपके प्रोग्राम्स के तवस्सुत से वज़ीर आला तक ये अपील है कि ऐसे लोगों को अगर आप करार वाकई सजा देंगी तो यकीन मानिए कि तमाम अदारों से जो है वो करप्शन खत्म हो जाएगी। जैसे कि आजकल आपने हेल्थ पर डंडा उठाया हुआ है, थोड़ा तालीम पर भी डंडा उठाएं। यहाँ पर जो इस तरह के करैक्टर जो है वो करप्शन कर रहे हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएं तो यकीनन ये जो पैसे हैं, जो फ़नी तालीमी बोर्ड के पैसे हैं, जब उनमें जाएंगे तो हमारी कौम के बच्चों पर लगेंगे और कौम के मेमार यकीनन पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगे। तो फ़नी तालीमी बोर्ड जो है वो इसके ऊपर हुकूमत क्यों नहीं तवज्जो दे रही? ये टेक्निकल एजुकेशन की अगर बात करें वो तो ज़रूरत है वक्त की। और आप देख लें फॉरेन कंट्री में जिधर भी कहीं कोई हमारे यहाँ से पाकिस्तानी जाते हैं जिनके पास स्किल है या जो टेक्निकल लोग हैं उनको नौकरियाँ भी मिलती हैं, लेकिन क्या वजह है कि ये क्यों इतनी बड़ी करप्शन होगी? अभी तक 6 साल हो चुके हैं और साबिक़ दौर हुकूमत में ये सारा मामला हुआ है, क्यों अभी तक ये खामोशी इख्तियार किए हुए हैं? क्यों इसके ऊपर जो है वो पंजाब हुकूमत फोकस नहीं कर रही? क्यों ये सारा मामला नहीं देखा जा रहा? ख़ास तौर पर फ़नी तालीमी बोर्ड के मामला के ऊपर मज़ीद इसको एक्सटेंड क्यों नहीं किया जा रहा? मियां साहब, आपने बड़ी अहम पॉइंट किया है। शुरू दिन से ही फ़नी तालीमी बोर्ड, टेक्निकल तालीमी बोर्ड जिसका हेड ऑफिस अगर बात की जाए तो इलामा इकबाल टाउन लाहौर में वाक़ है, ये निगलेक्टेड ही रहा है। यहाँ पर इस कदर तवज्जो नहीं दी गई। जब जब इनके अदालतों में केस गए हैं, जब जब इंक्वायरी कमेटियां बनी हैं, यहाँ पर चेयरमैन ही ऑल इन ऑल हुआ है। और चेयरमैन नाज़र खान नियाज़ी ने जो है वो अपने इख्तियारात का ना सिर्फ नाजायज़ फ़ायदा उठाया बल्कि करप्शन यहाँ पर की, बदउनवानी की, और इसके साथ साथ जो है वो यहाँ पर उन लोगों को लगाया जो कि उनके इन्फ्लुएंस में थे। उनको मतलब देखें ना, आपने पहले दिन आके बोर्ड ही गलत बनाया है, जो कि 11 लोगों का बोर्ड था, आपने 7 लोगों का बनाया है। तो मुझे ये बताइए कि 7 लोग जिनको नवाजा गया है, जिनको बोर्ड की सीटें दी गई हैं, वो लोग खामोश रहे और वो जो है वो बोर्ड के अंदर जो लोग थे 7 उन्होंने भी गलत काम किया, वो भी क्या मुलव्वस नहीं है इस पूरी करप्शन में? उनको भी क्या सजा नहीं मिलनी चाहिए? हम मुख्तलिफ बोर्ड बनते हैं अस्पतालों के या किसी दूसरे इदारे के या टेक्निकल बोर्ड की बात कर लें, लोग अपना नाम देते हैं, तो क्या कम से कम उनको ये मामला देखना नहीं चाहिए? वो तो यूज़ हुए हैं। मियाँ साहब, यूज़ नहीं हुए, यूज़ के लिए आपने बड़ी रायत की है। मेरा ख्याल है कि इस तमाम तर करप्शन का वो हिस्सा हैं। उन्होंने इस करप्शन को ना सिर्फ शेल्टर दिया है बल्कि चेयरमैन के साथ मिलकर खुद भी जो है वो उन्होंने करप्शन की है। तो उसकी इंक्वायरी एक अलहदा होनी चाहिए। वो बात आपकी ठीक है कि 7 अगर 5 साल इधर लग गए तो 7 बंदों की इंक्वायरी में कितने साल लग जाएंगे, वो एक अलहदा बहस है। लेकिन मैं समझता हूं कि वो 7 लोगों के खिलाफ जो है वो पहले कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर उनको जो है वो गिरफ्तार करके उनसे इंक्वायरी की जाए तो यकीन मानिए कि शायद चेयरमैन जो नाज़र खान नियाज़ी साहब का चेयरमैन है, इनकी और बहुत सारी चीज़ें बाहर आ जाएं। और उनकी और सारी चीज़ें बाहर आएंगी जब उनको रिकवरी डलेगी। अभी ये साबित शुदा करोड़ों रुपया है, तो शायद ये रिकवरी कई करोड़ों में चली जाए, जो कि वापसी होनी चाहिए। और इस अदारे की जो है वो बहाली के लिए वो पैसे इस पर ही लगने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 जो है वो इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि इस इंक्वायरी को फाइनलाइज किया जाना चाहिए। इनको GM की सीट से उतार के जो है वो इनके खिलाफ फौरी कार्रवाई का आगाज हो, ताकि तो क्या वज़ीर सनअत और तिजारत चौधरी शाफे साहब इसके ऊपर एक्शन लेंगे? आपके प्रोग्राम के तवस्सुस से यही हम जो है वो उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अब जो है वो चेयरमैन टेफ्टा की टेबल पे ये इंक्वायरी पहुंच चुकी है या चंद दिनों में पहुंच जाएगी। कम से कम उनको इल्म में तो होगा ना ये मामला चल रहा है। उनके इल्म में होना चाहिए, एज ए वजीर उनके इल्म में होना चाहिए। अगर उनके इल्म में ये वाकया नहीं है तो आपके प्रोग्राम के तवस्सुस से हम उन तक यही पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो जो करप्शन हुई है उसको फौरी तौर पर वो देखें, और ऐसे इस तरह की करप्शन करने वाले लोगों को जो है वो कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए खुद मैदान अमल में आए, ताकि जितने भी चेयरमैन आइंदा आए या जितने भी लोग आइंदा आए, GM वगैरह आए, उनको इस बात का इदराक हो कि इस महकमे में, इस अदारे में जो है वो करप्शन नहीं करनी। लेकिन अगर ये वैसे ही जो साबका रविश चलती आ रही है कि लोगों को यहाँ पर मामला ठप कर दिया जाएगा, उनको रिलीफ मिल जाएगा, या वो इस इंक्वायरी को चैलेंज कर देंगे नई इंक्वायरी के लिए, तो फिर जो है वो तकरीबन उन तमाम करप्ट लोगों को हौसला मिलेगा जो इस सीट पर आकर करप्शन करना चाहते हैं। पीडा एक्ट से रोकने के लिए जो है वो मुतलका जो है वो अफीसर या जिसके ऊपर एलिगेशन साबित हो जाते हैं वो कोर्ट का रास्ता भी इख्तियार कर लेते हैं, वो वहाँ से स्टे वगैरह ले लेते हैं कि पीड़ा रोका जाए। बिल्कुल ऐसा ही है, मुझे भी यही लगता है कि इस पर कोर्ट का स्टे आ जाएगा। लेकिन उससे पहले जब इल्ज़ामात साबित हो चुके हैं तो यकीनन मियाँ साहब हमारी मौजूद अदालतें भी इस चीज़ को देखेंगी कि जब इल्ज़ामात साबित हैं, इंक्वायरी में साबित है, तो उस इंक्वायरी को लेकर ही आगे चला जाएगा। जब उस इंक्वायरी को लेकर आगे चला जाएगा तो हमारी मौजूद अदलिया जो है वो यकीनन ऐसे नाज़र खान नियाज़ी जैसे मुबैना करप्ट लोगों के खिलाफ ना सिर्फ कार्रवाई करेगी बल्कि जो है वो इनको
वो पाबंदे सलासल करके उन तमाम लोगों को पैगाम देगी जो इस करप्शन की गंगा में हाथ धोना चाहते हैं। ऐसा यहाँ पर नहीं चलेगा। और मौजूदा वज़ीर आला का विजन तो आपके सामने ही है कि उन्होंने इस बात की कोशिश की है कि यहाँ पर हर अदारे में करप्शन खत्म हो, हर अदारे में वो खुद डंडा लेके चढ़ी हुई हैं। तो यकीनन तालीम के महकमे में जिनका उनको बहुत फोकस किया हुआ है, उन्होंने सेहत और तालीम को प्रायोरिटी पे रखा हुआ है, तो उस पर जो है वो खुद कार्रवाई करेंगी और खुद कार्रवाई अमल में लाते हुए ऐसे लोगों को निशाने इबरत बनाएंगे। और इस बात की इंक्वायरी भी होनी चाहिए कि आया ये जब पीटीआई दौर में लगे थे, जब इन पर यह एक इल्ज़ाम भी है कि मियाँ असलम इकबाल जो कि उस वक्त के वज़ीर सनअत व तजारत थे पंजाब के और आजकल 9 मई में मफरूर भी हैं, उन्होंने जो है वो मुबैना लाखों रुपया करोड़ों रुपया लेकर इनको ये सीट से नवाजा था। तो इस बात से इंक्वायरी का आगाज़ किया जाएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और इस शख्स को जो है वो यकीनन एक बड़ी सजा जब मिलेगी तो एक बड़ा पैगाम होगा। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया इब्ने अशरफ साहब। एक बड़ा स्कैंडल नाज़रीन सामने आ चुका है फ़नी तलीमी बोर्ड का, जिसमें जो है वो साबिक़ चेयरमैन नाज़र खान नियाज़ी साहब ने खुद ही जनाब अपना चेयरमैन अलाउंस, इसका नाम आज तक मैंने तो सुना नहीं है जनाब, खुद ही जो है उन्होंने ये प्रूव करवाया। फिर जो है वो बगैर एक्स पाकिस्तान लीव लिए हुए जनाब फॉरेन कंट्री के दौरे फ़नी तलीमी बोर्ड के फ़ंड से किए उन्होंने। और उसके अलावा जनाब लीव इनकैशमेंट और उसके अलावा पता नहीं इख्तियारात का नजायज़ इस्तेमाल जो कि साबित हो चुका है। सेक्रेटरी इंडस्ट्री ने ये इंक्वायरी लगाई और जो है वो डीजी इंडस्ट्री जो है उन्होंने इसको फाइनल किया। तमाम जो इल्ज़ामात लगाए गए थे कि दरख्वास्त गुजार की जानिब से जो कि टैफ्टा के मुलाजिम हैं, और जो है वो उन्होंने ये तमाम जो है वो मामला सामने रखे और उसके ऊपर जब ये तहकीकात हुई तो ये साबित हो चुका है। लेकिन अभी तक जो है वो नाज़र खान नियाज़ी साहब इस वक्त भी जनाब मोहतरम इस वक्त भी जनाब लगे हुए हैं सीट पर, टैफ्टा के जीएम हैं, लेकिन कैसे उनको हटाया जाएगा जब अभी भी वो सीट पर हैं। और टैफ्टा फ़नी तलीमी बोर्ड की अगर बात करें तो टैफ्टा के अंडर है, तो कैसे हैं फिर जनाब, ये एक कैसे होगा। लेकिन ये करप्शन का बड़ा स्कैंडल है कि जब ब्यूरोक्रेसी करती तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। अब देखते हैं कि इसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी। साबित हो चुका है, तहकीकात हो चुकी है, इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल हो चुकी है। इस वक्त टैफ्टा के जो है वो चेयरमैन के सामने ये इंक्वायरी रिपोर्ट पड़ी है। देखते हैं कब तक इसके ऊपर कार्रवाई होती है और ये भी देखते हैं कि मिनिस्टर इंडस्ट्री के इसके ऊपर क्या करते हैं। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद एक और मामले के ऊपर बात करेंगे। ब्रेक के बाद दोबारा वापस हाजिर होता हूँ। वेलकम बैक नाज़रीन। ई चलान जो होते हैं उसमें बाज़ दफ़ा अगर आप समझते हैं कि ये गलत चलान किया गया है तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। और वो चैलेंज आप कैसे कर सकते हैं कि इस हवाले से जो है वो एक ऐप मुतारफ़ करवाई गई है जिसके ज़रिए से सेफ सिटी की जानिब से एक ऐप मुतारफ़ करवाई गई है। और आप इस ऐप के ज़रिए ना सिर्फ अपने चलान की दुरुस्तगी करवा सकते हैं बल्कि इसी के ज़रिए आप अगर चलान आपका हुआ है और पे भी कर सकते हैं। अब देखते हैं कि ये जो सिस्टम मुतारफ़ करवाया गया ऐप वाला, ये कितना ये ठीक है और कैसे ये काम करेगा, कितना कामयाब है, इसकी ओर आप देखना पड़ेगा। पर इसको एक खुशखबरी कहा जा रहा है शहरियों के लिए कि अगर आपका ई चलान हुआ है और आप समझते कि ये दुरुस्त नहीं है, कोई रीज़न उसमें दुरुस्त नहीं दी गई, तो आप उसको ऐप के ज़रिए उसको दुरुस्त करने के लिए ख़त्म भी करवा सकते हैं और उसको जो है वो दुरुस्त भी करवा सकते हैं। और इसके ऊपर अगर किसी शहरी को ई चलान में कोई भी गलती महसूस हो तो वो सेफ सिटी से फौरी राब्ता भी कर सकते हैं मुतल्लिका शहरी। इसके ऊपर बात कर लेते हैं। अली मिर्ज़ा साहब हमारे क्राइम रिपोर्टर में से मौजूद हैं लाहौर अंक से, इनसे बात कर लेते हैं। अली मिर्ज़ा साहब, ई चलान की ये क्या ऐप है, कैसे जो है इसके ऊपर लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसका क्या क्या फ़ायदा है? बिस्मिल्लाह मियाँ साहब, पहले तो बेहद शुक्रिया आपने इस अहम जो है मौजू पर मुझे मदऊ किया। ये शहरियों की सहूलत के लिए जो है वो पंजाब सेफ सिटी ने एक बाकायदा तौर पर जो है ऐप मुतारिफ़ करवाई है, क्योंकि समटाइम जो है वो गाड़ियों पे लोग होते थे, मोटरसाइकिल्स पे लोग होते थे, वार्डन्स उन्हें पकड़कर बाकायदा तौर पर बताते थे कि आपका ई चलान जो है वो हुआ हुआ है। समटाइम किसी के पास पैसे होते थे, किसी के पास नहीं पैसे होते थे। तो इस पर सबसे पहले ये बता दें अगर किसी ने चेक करना है तो उसके कितने ई चलान हुए
हुए हैं, तो वो भी इस ऐप से पता चलेगा? एग्जैक्टली इस ऐप से, हेल्पलाइन से पता चल सकता है। और ये शहरी बहुत ज़्यादा क्या इसमें इंदराज करना पड़ेगा? इसमें जी प्ले स्टोर के जरिए जो है ये ऐप वो तो डाउनलोड होगी, वो डाउनलोड करके उसमें गाड़ी का नंबर होगा, गाड़ी का नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा बकायदा। नहीं मियां साहब, इसमें थोड़ा सा बताऊं, गाड़ी का नंबर जैसे ही डालेंगे तो आपकी ओनरशिप जो है वो इस ऐप पर जो प्ले स्टोर के जरिए आपने बकायदा तौर पर जो है वो डाउनलोड की होगी, सामने आ जाएगी। उसके ऊपर बकायदा ऑप्शन दिए गए होंगे और वो ऑप्शंस के साथ ही आप अपना अपडेट डाटा का बटन दबाएंगे या क्लिक करेंगे उस पर, तो आपका अपडेट चलान आ जाएंगे। अब मैं आपको यहाँ पर जो अपने शहरियों को जो है बेहतरीन इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटीज़ की जानिब से। बाकायदा तौर पर मियाँ साहब जो है, अगर आपको लगता है, किसी शहरी को लगता है कि भाई मेरी तो ये लेन में गाड़ी नहीं थी, गलत दे दिया चलान, जो है वो ई चलान मेरा गलत आया, उस पर सबसे बेहतरीन शहरियों का जो गिला दूर किया है, मैं इस पर शुक्रिया अदा करूँगा तमाम तर पंजाब सेफ सिटी के आला ओहदेदारान का, कि इस पर जो है उन्होंने शहरियों को ये हक दिया है कि वो अपनी जो सेफ सिटी की जो बाकायदा ऐप है उस पर मेल करें, शिकायत करें, और शिकायत के ज़रिए फौरी तौर पर हल 24 घंटे का टाइम जो है वो दिया गया है। लेकिन अभी नया इनका पोर्टल बना, तो जल्दी शहरी जो है इससे मुस्तफीद हो रहे हैं, प्रेशर कम है, लोगों को जो है वो कम पता है, जिसकी वजह से। अली मिर्जा साहब ये बताया कि कितने चलानों के ऊपर आपकी गाड़ी ये बंद कर सकते हैं? ई चलान अगर किसी को नहीं पता और उसकी ई चलान काफ़ी हो जाते हैं, तो इसका तरीक़ेकार क्या, कैसे पकड़ते हैं, कैसे उनको कार्रवाई होती है? मियाँ साहब, ये हमारी लाहौर पुलिस है और सेफ सिटी अथॉरिटी जो पढ़े लिखे हैं बाकायदा तौर पर, लेकिन वार्डन्स हमारे हजरात जो हैं वो एक चलान पर भी आपकी गाड़ी बंद कर सकते हैं। मियाँ साहब, हाईएस्ट जो है वो चलान जो हैं बड़े ज़्यादा 1-1 लाख रुपए के भी हमने चलान देखे हैं, जो गाड़ियाँ लाहौर की सड़कों पर दंदनाती फिरती हैं, उनको ये सेफ सिटी अथॉरिटीज़ कैच कर अब कैच करने का तरीका बड़ा मज़े का है। कैच करने के लिए मुख्तलिफ मुकामात पर जो सेफ सिटी कैमरास लगे हुए हैं, वहाँ पर इशारे की 2 मिनट 3 मिनट टाइम लिमिट होती है। उस टाइम लिमिट्स में जो कैमराज होते हैं, उस कैमरे से सेफ सिटी में बैठा हुआ जो हमारा नुमाइंदा होता है, ऑपरेटर होते हैं, वो फौरी तौर पर वायरलेस करते हैं वार्डन जो ड्यूटी पर होता है कि ये गाड़ी इस साइड पर, आपके राइट साइड पर, आपके लेफ्ट साइड पर। प्रैक्टिस पूरी हुई हुई है, हमारे लाहौर रंग ने वहाँ जाकर प्रोग्राम भी जो है वो सेफ सिटी के कमांडर ने उनसे किया हुआ है, और बाकायदा तौर पर उन्होंने बताते हैं इस गाड़ी का नंबर है, इसको बिल्कुल साइड पर लेके दें। साइड पर लेके जाते हैं, उनसे बताते हैं कि भाई आपके इतने चलान हैं, मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ कि आपके 25,000 रुपये के चलान है, आप फौरी दें। अगर वो साहब अपनी कोई मजबूरी बताते हैं कि वो 25,000 रुपये फौरी तौर पर जमा नहीं करा सकते हैं, तो वार्डन साहब सबसे पहले उसको कहते हैं कि आपकी गाड़ी बंद होगी, क्योंकि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, सेफ सिटी अथॉरिटीज़ ने करवाया है और वायरलेस पे जो है हमें कॉल आई है। अगर वो शहरी शरीफ आदमी है, पैसे नहीं है, तो वो किसी से मंगवा कर ऐप के ज़रिए जो है वो उसको पे करता है। नहीं हो सकता तो इसमें एक और पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी ने ऑप्शंस दी हैं कि वो बंदा अपना शनाख्ती कार्ड रखवा कर, ये बहुत लिमिटेड ऑप्शन है, अगर वो अपने श्योरिटी बॉन्ड्स जो है उस वार्डन को, ड्यूटी अफसर को देता है, तो वो बाकायदा तौर पर जो है श्योरिटी बॉन्ड्स देकर 2 घंटे 3 घंटे 1 दिन का टाइम लेकर जो है वो जमा करवाते हैं, और फिर वेरी नेक्स्ट डे उस वार्डन के नंबर लेके जाता है, कॉल करके अपना चलान जो कार्ड जो ये सारा सिलसिला खत्म हो गया, ऐप से चेक करें और आप देखें आपके कितने जो है वो वहां पर चलान है, फौरी तौर पर पे करें। एग्जैक्टली। ठीक है, अगला सवाल आपसे मेरा ये है कि एक तो मुझे ये बता दें कि एक तो ट्रैफिक पुलिस है और जो दूसरी हमारी पुलिस है, क्या हमें वो भी रोक सकते हैं कि आपके इतने चलान हैं, आपके जो है वो आप वो रोक लें आपको, क्या उनको इख्तियार है? दूसरा इसमें एक और सवाल है, इकट्ठा जवाब देना आपने। जब ट्रैफिक पुलिस से चलानों का पूछते हैं तो वो कहते हैं आपका कोई चलान नहीं है, जो दूसरी पुलिस है वो कह रही जी कि आपके 15 चलान है, क्या ऐसा होता है? तो उसका फिर क्या करना है? पहला सवाल आपने जो है वो मियाँ साहब किया, उसका मैं बाकायदा तौर पर आपको ये जवाब दूंगा कि वार्डन्स की अथॉरिटी है, चीफ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर जो हमारे हैं, उन्होंने एक डेकरम दिया हुआ है, कानून है। हमें चलानों के लिए जो है वो सिर्फ हमारी ट्रैफिक पुलिस हमें एंटरटेन कर सकती है, हमें बता सकती है, और इसके अलावा हमें पंजाब पुलिस, लाहौर पुलिस जो है वो इस डेकरम के हिसाब से नहीं पूछ सकती। जिस तरह कायदे कानून है कि ट्रैफिक नहीं, वो जब पूछते हैं तो फिर इलीगल है वो। इलीगल इसको नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल नहीं, जातियात पर आकर मियां साहब अथॉरिटी नहीं है उनकी। नहीं, अथॉरिटी बिल्कुल नहीं है। जातियात पर आकर अगर वर्दी का नाजायज इस्तेमाल किसी ने करना है लाहौर पुलिस ने, तो फिर वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन अभी तक इस तरह का वाकया कोई नहीं हुआ। शहरी फौरी तौर पर जो है वो इसको रिपोर्ट करते हैं, जो वार्डन्स की ड्यूटी है वो वार्डन्स अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। जो नहीं, ये शिकायत आई है, रिपोर्ट हुआ है, तो इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ।
मियाँ साहब ज़ातियात पे अगर कोई हो तो वो बाकायदा तौर पर नहीं, देखिए आप मुझे खुलकर बताएंगे क्या ये जो ट्रैफिक पुलिस के अलावा जो दूसरे पुलिस एहलकार है नहीं मियाँ साहब वो नहीं, क्या वो चलान के ऊपर आपकी गाड़ी बंद कर सकते हैं या आपको कहते हैं कि जी आप कितने चलान है, उनकी अथॉरिटी है कानूनी नहीं तौर मियाँ पर? साहब मुझे शोबा सहाफ़त में तकरीबन 9 से 10 साल होने वाले हैं, मैंने तो नहीं, मेरा ख्याल से इस तरह का कोई वाक़या, हाँ कोई इस तरह की ब्लैक शीप हो जो ज़ातियात पर अगर बाकायदा तौर पर किसी को तंग करना चाहे तो उसके लिए जो है वो कानून। अच्छा बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे ये बता दें कि बहुत सारे लोग जो है वो अपनी नंबर प्लेट छुपाते हैं या कोई टेप लगा देते हैं एक आधे जो है वो हिस्से के ऊपर, तो आप क्या समझते हैं कि ये लोग बच जाते हैं? ये ऐसा तरीका है कि ये सेफ सिटी अथॉरिटी के जो कैमरे हैं उससे बच सकें या क्या इसके ऊपर भी कोई चलान वगैरह होता है? मियाँ साहब देखें, होशियारी चलाकी तो हर शहरी में है, लाहौर है, लाहौरिये हैं, तो लाहौरियों थोड़ा सा बताएं ना। मैं बिल्कुल उसी तरफ आ रहा हूँ, तो लाहौरिये हैं तो लाहौरियों ने नंबर प्लेट को बैंड कर देना, बिल्कुल ये कई वाकयात ये भी पहले तो ये बता दें कि ये वाकई ये भी इनको भी कैच किया जा सकता है। इनको देखें हर्डल होती है, अगर इस पर कोई ब्लाइंड पेपर लगा देते हैं ना, टिंटेड पेपर एक नंबर पर भी लगा देते हैं तो वो कैमरास के लिए जो है पता करने में, उनकी ऑनरशिप पता करने में, हालांकि बड़े हाई बीम कैमराज हैं। यहाँ पर मैं एक शिकायत भी अपने इदारे से करूँगा कि यहाँ पर तकरीबन जितने कैमरे लाहौर की सड़कों पर जो है लगे हुए हैं, कई यहाँ पर वाक़यात ऐसे हुए हैं, हीनियस क्राइम हुए हैं जहाँ पर हमारी लाहौर पुलिस जो है वो मेन जगहों पर पहुँची और वहाँ जाकर मुलजिम के बहुत करीब पहुँच गई है। बड़े वकूए ऐसे हुए लेकिन सेफ सिटी कैमरास पे जाकर जो है वो उनकी ब्रेक लग जाती है। अभी एक दहशतगर्द। अच्छा मुझे ये बता दें कि इस वक्त वर्किंग पोजीशन क्या है सेफ सिटी कैमरों की? क्या पूरे लाहौर के अंदर जो कैमरे लगे हैं, हमें इससे पहले कई जो है वो कैमरे ख़राब भी थे, क्या इस वक्त टोटल फंक्शनल है या क्या सूरत हाल है? आपको क्या लगता है मियाँ साहब, आप बताएं। मुझे तो ख़राब ही लगते हैं, कई जगहों पे जो है वो मियाँ साहब मैं कैमरा भी लगा होता है लेकिन वो चलान उसका नहीं होता। मियाँ साहब चलान नहीं होता समटाइम। देखें सेफ सिटी कैमरों का जाल तो हम लोगों ने बना दिया है, लेकिन इसकी जो मेंटेनेंस का सिस्टम है ना वो बड़ा स्लो है। मैं पीछे अभी प्रोग्राम करके आया था, सेफ सिटी कमांडर जो है वो SP शफीक गुज्जर है, उन्होंने बाकायदा तौर पर इसका बताया था कि मेंटेनेंस जहाँ जहाँ कहीं क्राइम होता है ना, ये सबसे बड़ी बात है, ये बड़ी बात है कि जहाँ पर कोई क्राइम फेल डाउन होता है वहाँ पर जाकर इनको स्पॉट पर पता चलता है कि यार ये कैमरा ख़राब है, तो उसकी मेंटेनेंस 1-2 दिन में उसका बाकायदा एक डेकरम है, रिपोर्ट्स ईमेल्स जाती हैं तो उसको बाकायदा जाकर ठीक करवा दिया जाता है। ये एक हमारी नेग्लिजेंसी भी है कि हमें मेंटेनेंस प्रॉपर महीनेवार करनी चाहिए कि यार कौन सा। अच्छा इनके रवैये के ऊपर ट्रैफिक वार्डन रिस्पेक्टेबल है, बहुत जो है वो इनका देखें तो शदीद गर्मी में ड्यूटी करते हैं, मुश्किल काम है, लेकिन बाज़ दफ़ा इनका जो रवैया है वो मुनासिब नहीं होता, बदतमीज़ी की जाती है क्योंकि ये पब्लिक डीलिंग है। इसके ऊपर अगर कोई कर भी लेता है शहरी तो इनको कम से कम थोड़ा सा वहाँ पर सब्र का मुजाहरा करना चाहिए। मियाँ साहब इसमें ना मैं ये कहूँगा कि पाँचों उंगलियाँ ना एक बराबर नहीं होती। हमारे जो DIG अतर वहीर है ना वो बाकायदा तौर पर जो है मैं आपको बताऊँ कि इस मामले में काफ़ी सख्त हैं जब से। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अली मिर्ज़ा, टाइम ख़त्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया अली मिर्ज़ा साहब ने जो ऐप नई आई है सेफ सिटी अथॉरिटी की जानब से वो मुतारफ़ करवा दी गई है, डाउनलोड करके आप भी जो है वो अपने चलान देख सकते हैं और सबमिट भी कर सकते हैं। अगर दुरुस्त की करवानी है तो वो भी कर सकते हैं। नाज़रीन इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह फिर हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।